Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today's our subject is economics and chapter 6 market. We'll continue with the same topic in part 3. Okay, we have already done part 1 and part 2, and we have discussed a lot about the market economy. ठीक है, पार्ट 1 में हमने मार्केट जाना, मार्केट के क्या रूल्स है, क्या फंडामेंटल्स है, मार्केट किसे कहते हैं. सो एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि मार्केट दैट इज समथिंग a place where buyers and sellers meet. ठीक है, इसके अलावा मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस वी हैव स्टडीड. और लास्ट पार्ट में वी हैव डिस्कस द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट. उसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए. देन वी हैव मूव्ड टू मोनोपोली के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. मोनोपोली एक्चुअली लाइज इन इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन. ठीक है, तो वी हैव स्टडीड मोनोपोली, उसके क्लासिफिकेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, व्हाट इज मोनोपोली? तो मोनोपोली वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर and numbers of buyers. Okay, so let's start it. Highlight points देखते हैं. Characteristics of monopoly. Monopoly के characteristics कौन से हैं? हमने आधे already we have completed in part 2. Okay, and rest will continue here. Restrictions over the entry of a new firms. Restrictions over the entry of a new firms, we can say that कि हमेशा मोनोपोली का मतलब जैसे मैंने कहा कि एक सेलर और नंबर्स ऑफ बायर्स. तो अगर दूसरा सेलर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मोनोपोली नहीं रहेगा, वो ड्यूओपोली हो जाएगा. गेटिंग? तो वो ना रहे, इसकी वजह से देयर इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म्स. उसके कॉम्पिटिटर को वहां घुसने नहीं दिया जाएगा. कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स. यहाँ पे मोनोपोली में सेलर किसी एक चीज को कंट्रोल कर सकता है, या तो वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है या तो वो सेल को. दोनों ही चीज को वो कंट्रोल नहीं कर सकता. आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी अगर क्रिएट करनी है उसे, तो या तो वो सेल्स कंट्रोल करेगा या प्राइस. ही कैन नॉट कंट्रोल बोथ द थिंग्स. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. भले मोनोपोली है, भले एक सिंगल सेलर है, बट वो कितनी हद तक किसी को लूटेगा. ठीक है, उसका एक नॉर्मल प्रॉफिट गेन करने का मकसद होता है विच ही अर्न्स. प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, दैट इज द डिफरेंसेस ऑफ प्राइसेस. फर्म इज इंडस्ट्री. Okay, next topic comes monopolistic competition. Monopolistic competition also lies under imperfect market competition. ठीक है, इसके अंडर पॉइंट्स are large number of sailors and numerous buyers, product differentiations, free entry and exit of firms, selling cost. So let's start it. Restriction over the entry of a new firms, जो हमने perfect competition में देखा, free entry, free exit. ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है. कोई भी मोनोपोली का बंदा, राइट, कोई भी जो सिंगल सेलर पूरे मार्केट को रन कर रहा है, पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका कॉम्पिटिटर आए या उसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में आए. राइट, मोनोपोली मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन सेलर. It is possible to end the monopoly, but being a difficult process, the seller can sustain his monopoly for a longer duration. No doubt, इसको पूरी possibilities है कि monopoly को तोड़ी जा सकती है by producing such types of product. उसके जैसा दूसरा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करो, राइट. बट ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है. इसकी वजह से मोनोपोली काफी लॉन्गर ड्यूरेशन तक सस्टेन करती है. Due to absence of competition, the seller controls the price and gains supernormal profits, right? तो क्योंकि कंपटीशन कंप्लीटली है ही नहीं, राइट, सेलर कंप्लीटली प्राइस पर कंट्रोल करता है और वो गेन करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट. वो उसके लिए शायद मतलब लोगों के देखने के हिसाब से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, बट वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ही हिमसेल्फ नोज दैट. Even though there is supernormal profits due to monopoly, the other firms cannot easily enter the market. Supernormal profit होने के बावजूद भी दूसरे firms market में enter नहीं कर पा सकते. The monopoly restricts newer firms by factors like natural law, skills and experience. दूसरे फर्म्स को वो घुसने नहीं देते, या अगर कोई घुस भी जाता है तो उसे टिकने नहीं देते, क्योंकि they have factors like natural law, स्किल्स और एक्सपीरियंस. ये चीजों की कमी होती है न्यूअर
फर्म्स के पास, जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते या उन्हें टिकने नहीं दिया जाता। ओके, चलो अब आता है नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स, राइट। टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स द सेलर कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब वो क्या करते हो, डायरेक्टली तो प्राइस बढ़ा नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो क्या होगा कि कस्टमर्स का एक ट्रस्ट ही टूट जाएगा उस पर से, तो वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए सप्लाई को रोक देगा। गेटिंग, सप्लाई को रोकने से ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। ओके, बट द सेलर कैन नॉट कंट्रोल बोथ द प्राइस एंड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। सेलर दोनों चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्राइस को भी और प्रोडक्ट के सेल को भी। टू सेल लेस यूनिट्स और प्रोडक्ट्स द फर्म सेट्स हायर प्राइसेस। कम यूनिट और प्रोडक्ट बेचने के लिए फर्म क्या करेगी, ज्यादा प्राइस रखेगी। जिसके पास पैसा हो वो ले जाए, नहीं है मत लो, राइट। वाइल टू सेल मोर यूनिट्स, और अगर उसे ज्यादा यूनिट्स प्रोडक्ट्स के बेचने हैं तो वो प्राइस कम रखेगी, राइट। टू सेल लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट विथ हाई प्राइस इज नॉट पॉसिबल। ज्यादा नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स को बेचना है, वो भी ज्यादा प्राइस पे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कम प्रोडक्ट्स बेचने हैं और प्राइस ज्यादा रखे तो हो सकता है कि कुछ गिने चुने कस्टमर्स आके उसे खरीदे। ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने, कम प्राइस रखे तो एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट, बट वो अगर ये सोचे कि मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बेचूं और ज्यादा प्राइस भी रखूं, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज अ कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल। वो तो या तो प्राइस पे कंट्रोल कर सकता है या तो वो सेल पर, दोनों चीज पर एट अ टाइम कंट्रोल नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट कम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी ही अर्न्स प्रॉफिट, अ सेलर अर्न्स प्रॉफिट, okay, that is his requirement or that is his need to run a business. okay, कोई भी बिजनेस करता है या सेल कर रहा है तो उसकी इसका एक्सचेंज क्या होना चाहिए, he wants a profit, fine, but super normal profit क्या? In a monopoly market producers and sailors are the same. मोनोपोली के मार्केट में प्रोड्यूसर और सेलर दोनों सेम है, राइट, क्योंकि प्रोड्यूसर अलग होगा तो प्रोड्यूसर्स बहुत सारे सेलर्स को दे सकता है सेल करने के लिए, तो वो मोनोपोली मार्केट नहीं रहेगी। तो अगर मोनोपोली मार्केट रन करना है तो आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स को और आप ही सेल कर रहे हो तो ही वो मोनोपोली रहेगी। गेटिंग the secret market, we can say. The seller can gain supernormal profits without any competition in both shorter and longer periods. सी, यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है कि भाई मार्केट मंदी चल रहा है, कंपटीशन तगड़ा है, कंपटीशन ज्यादा है, हम कैसे कॉम्पिटिटर्स को बीट करेंगे। देयर इज नो सच इश्यूज, नो सच क्वेश्चंस हियर। सिर्फ यहाँ पे एक ही आपका प्रोडक्ट है जिसके जैसा प्रोडक्ट किस मार्केट में कहीं किसी के पास भी नहीं है। यू आर द किंग ऑफ द प्रोडक्ट, देयर इज नो सब्सटीट्यूट, देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं, नो कॉम्पिटिटर इज देयर। सो आप एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर ही रहे हो फॉर श्योर, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। गेटिंग, सपोज कोई प्रोडक्ट 5 रुपीज का है, आपने उसका प्राइस 7 रुपीज रखा है, ठीक है, यू आर अर्निंग 2 रुपीज आफ्टर लॉन्ग टाइम, आप 7 का 10 रुपीज कर रहे हो, इवन दो यू आर अर्निंग योर प्रॉफिट। गेटिंग, तो वट एवर you are earning, you have that super normal profits in monopoly. The seller can put high price on the producer total expenses, thus gaining super normal profits as compared to the right. So यहाँ पे क्या है कि सेलर क्या कर रहा है, वो हाई प्राइस अगर रख रहा है ऑन द प्रोड्यूसर यानी ऑन द प्रोड्यूसर्स, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं उसके टोटल एक्सपेंसेस के हिसाब से वो हाई प्राइस रख रहा है, फिर भी वो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स उसे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन। अब यहाँ देखो कि आप एक मार्केट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि आपको मोबाइल लेना है। गेटिंग, आप मोबाइल के वहां गए, मोबाइल शॉप में गए, यू डिमांड whatever ब्रांड मोबाइल, ठीक है, बट
देयर आर नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ब्रांड्स आर देयर जिसके प्राइस डिस्क्रिमिनेट होगी। कोई आपको 10,000 में पड़ेगा, सेम फीचर्स है, सिर्फ ब्रांड डिफरेंट है। कोई 12, कोई 14, कोई 15, it depends on you what type of brands or what type of budget you have. That is we call price discrimination, differences of price of a product. But क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, यहाँ पे खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है बंदा, खुद ही सेल कर रहा है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही नहीं। वो ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई ये कस्टमर मेरा फेवरेट वाला है, इसको मैं कम प्राइस में दूंगा, इसको मैं ज्यादा प्राइस में सेल करूंगा, ऐसा नहीं होगा। देयर वुड बी ऑलवेज सेम प्राइस फॉर ऑल द कस्टमर। या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर ही नहीं है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो सके। गेटिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन द सेलर कैन सेट डिफरेंट प्राइसेस ऑन द सेम प्रोडक्ट्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज ऑफ फॉर्म। अब दूसरी बात, यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्योंकि कंपटीशन एब्सेंट है, सेलर कैन सेट डिफरेंट प्राइस ऑन द सेम प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज और फॉर्म। अब सी सेम प्रोडक्ट यानी उसके यूज और फॉर्म पे डिपेंड करेगा। मैंने जो पहले बात बताई कि वो यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिटर, राइट। कॉम्पिटिटर होता तो और ज्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी, बट यहाँ हिमसेल्फ द सेलर, मोनोपोली मार्केट में सेलर खुद प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेगा। गेटिंग, वो अलग अलग डिफरेंट प्राइस में सेम प्रोडक्ट बेचेगा। किस पर डिपेंड करता है? उसके यूज और फॉर्म पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के यूज और फॉर्म के हिसाब से वो प्राइस सेट करेगा। ही हिमसेल्फ कैन डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नो एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसा हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी देखा कि शॉर्ट टर्म में वो भले अगर 5 रुपीज का प्रोडक्ट है तो 6 और 7 रुपीज उसने रखे, धीरे धीरे उसने प्राइस गेन किया। तो यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से होगा, नॉट बाय एनी कॉम्पिटिटर, ठीक है। So the seller thus can gain higher profits using the concept of price discrimination. जैसे डॉक्टर ले लो, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वी फाइंड्स लिटिल बिट वियर्ड कि एक ही प्रोडक्ट के कैसे अलग अलग प्राइस, सेम प्रोडक्ट के आप अलग अलग प्राइस कैसे रख सकते हो? नॉट पॉसिबल, राइट। बट अगर देखो कि मार्केट इज अबंडेंस, मार्केट में, मार्केट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केट नहीं होता, सर्विस रिलेटेड मार्केट भी है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स क्या करते हैं? यूज और फॉर्म के हिसाब से सेम प्रोडक्ट, उनका काम क्या है? उनकी जो डिग्रीज है, उनका डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स को चेक करना, उसके हिसाब से उनकी जो बीमारी है उसके हिसाब से उसे मेडिसिन देना, राइट। अब डॉक्टर हिमसेल्फ नोज, और डॉक्टर को कोई मना नहीं करेगा भाई उस वाले पेशेंट से तो आपने इतने पैसे लिए थे, आप मुझसे ज्यादा ले रहे हो। नोबडी विल आस्क द क्वेश्चन। डॉक्टर पे आग बंद करके सब भरोसा करते हैं। तो ऐसे सर्विस ओरिएंटेड जो मार्केट होती है, इन दैट वे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, बट मोनोपोली में, ओनली इन मोनोपोली, ठीक है। आगे देखेंगे पॉसिबल है या नहीं, विल सी फर्दर इन नेक्स्ट टॉपिक के मोनोपोली के अलावा भी ये पॉसिबल होता है। अब तिल यहाँ इतना ही काफी है। अब आता है फर्म इज इंडस्ट्री। Ideally, a firm is the independent unit of the production, while the industry is the collection of the firms producing same products. However, in monopoly, the producer and the seller are same, so the collection of firms can also be considered a single firm. यूजुअली जब एक बड़ी सी इंडस्ट्री वर्क करती है तो हम क्या देखते हैं उसमें कि इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है कि सारा प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। सारे रॉ मटेरियल्स आए, प्रोडक्शन हुआ, फिर उसे फर्म्स में भेजा जाता है यूजुअली, ठीक है। बट क्योंकि ये मोनोपोली है, यहाँ प्रोड्यूसर और सेलर सब कुछ एक ही है, वन पर्सन ही है या वन एसोसिएशन ही है। गेटिंग द वन ओनली अ सिंगल फर्म इज डूइंग ऑल सच वर्क, तो वही इंडस्ट्री है और वही फर्म है, आपको जो समझना है उसे समझ सकते हो, इज वन एंड सेम,
गेटिंग, उसे ऐसा नहीं करना कि इंडस्ट्री से अब उसे दूसरे फॉर्म्स में भेजा होगा, देयर इज नथिंग सच थिंग्स। यहाँ इंडस्ट्री से कलेक्शन लेके फॉर्म्स में प्रोड्यूस करना, सेम प्रोडक्ट को ले जाना न, ये कोई इश्यू है ही नहीं। ओके सो यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली फिनिश्ड होते हैं। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Let's see the difference between monopoly और monopolistic because it's seems same, right? कहीं ना कहीं ये same लग रहा है, but let's find out the difference. In reality, market are neither perfectly competitive markets nor pure monopoly markets. अगर हम reality में देखें तो market कोई भी perfectly competitive नहीं है, ये हमने उसके लिमिटेशंस आगे भी पढ़े थे लास्ट पार्ट में भी, और कोई भी मार्केट प्योर मोनोपोली भी नहीं है। इन दोनों के बीच का मार्केट है, ना ही परफेक्टली कॉम्पिटिटिव ना ही मोनोपोली, बीच का जो रास्ता है दैट इज एग्जैक्टली द मार्केट इज। अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ बोथ इज फाउंड, तो इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है, थोड़ा परफेक्ट थोड़ा मोनोपोली, थोड़ा थोड़ा, राइट? ये जब मिक्स्ड होता है तो एक नया मार्केट आता है। There is a coexistence of partial monopoly and partial perfect competition in market. तो अब का मार्केट जो प्रेजेंट मॉडर्न टाइम्स मार्केट इज समथिंग little bit perfectly competitive, यानी partially it is perfectly competitive, partially it is monopoly, right? अगर ये दोनों मार्केट मिल जाए, इसको मिक्स कर दिया जाए, तो we get a new market and that is we call monopolistic market. ओके और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है? ये दोनों मिक्स कर दो, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली। ओके The major types of market observed is monopolistic. अब हम जो major type of market observe करते हैं वो market होता है that is monopolistic market. Fine. चलो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन, क्या कहते हैं वो? परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट मोनोपोली कोएग्जिस्ट इन अ मार्केट नोन एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। वो कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मोनोपोली जब एक साथ मार्केट में कोएग्जिस्ट करते हैं टुगेदर, राइट, तो हम उसे कहेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अकॉर्डिंग टू स्मिथ रॉबिन्सन, if each firm establishes monopoly and also competes at the same time, the market is called imperfect competition. अगर हर एक फर्म मोनोपोली भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश हर एक फर्म करेगी कि भाई हमारे जैसा प्रोडक्ट किसी और के पास होना ही नहीं चाहिए तो ही ज्यादा सेल्स होगी, every firms try to do it as or establish monopoly, but monopoly के साथ साथ it also have to compete with its competitor at the same time. So whenever each firms establish both the things, that is monopoly as well as competitions or competes with another competitor, then that type of market we call it imperfect competition. Fine. So this is also monopolistic market or competition also lies under imperfect competition. Let's see the characteristics of monopolistic competition. Large number of sellers and numerous buyers. सेम जो हमने perfect competition का characteristics पढ़ा था वही सेम है, large number of sellers और numerous buyers. Let's see how. फिर भी इसको imperfect competition में डाला है। See, there are numerous sellers in perfect competition. ये सेम फंडा हमने वहां पे भी पढ़ा था। In monopoly there is only one seller, but हमने पढ़ा कि monopoly में एक ही seller होता है, but monopolistic competition में बहुत सारे sellers होते हैं। It means that there are neither numerous sellers nor there is only one seller. ये दोनों मिक्स हुआ। Perfect competition market has numerous sellers, monopoly has one seller. तो इन दोनों को मिक्स करके समझे तो क्या होगा कि यहाँ पे ना ही बहुत सारे sellers है और ना ही एक seller है, getting, but there are many sellers. Numerous नहीं है but many sellers है, ठीक है? Due to this monopolistic competition, the factor competition becomes important. अब क्योंकि ये monopolistic competition है, यहाँ पे factor competition important हो जाता है।
क्या the buyers being numerous in the market they cannot individually influence the market, क्योंकि buyers भी इतने सारे हैं मार्केट में, तो कोई भी सिंगल बायर या इंडिविजुअली वो किसी भी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसके हिसाब से मार्केट रन नहीं होगा. ऑल्सो दे कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और इसी के साथ कोई भी बायर्स किसी भी प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस. कैसे? लेट्स सी. These is a distinct characteristics of monopolistic competition. ये बहुत different characteristics है. It means that a product is different from another product in terms of form, quality and nature. ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग होगा. कैसे अलग होगा? इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, क्वालिटी एंड नेचर. ठीक है. When a market producer produces a product, जब कोई भी मार्केट प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, there is a possibility that there are minor differences in the products in terms of forms, fragrance, taste, shape, weight and quality. और ये कारण की वजह से हमारी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा फेवरेट होता है. गेटिंग कि कभी भी जितने भी प्रोड्यूसर है, चलो वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से सिमिलर है, बट 100% सिमिलैरिटी यू वॉन्ट फाइंड इन एनी प्रोडक्ट. if you take the soap of Lux, Santoor, Medimix, they all are soap, right? But the form, the color, the fragrance, the taste, the shape, the weight, the quality is different. गेटिंग. तो यहाँ कंपटीशन शुरू होती है. ओके. ड्यू टू दीज माइनर डिफरेंसेस, ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, राइट, इससे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, इससे प्रोडक्ट अलग हो जाता है. फाइन. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स. जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखा था, यहाँ पे तो फ्री एंट्री और एग्जिट है ही, बट मोनोपोली में हमने देखा था दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, तो एग्जिट तो होगी नहीं. अब इसका मिक्सचर यहाँ पे कैसे देखो. द फ्री मूवमेंट ऑफ फर्म्स मीन्स द अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. व्हेन देयर इज अ फ्री मूवमेंट, जब आना और जाना नए फर्म्स का फ्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है ही नहीं, राइट, और एग्जिट भी ऑब्वियसली. तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अट्रैक्ट्स द फर्म्स फ्रीली इन द मार्केट. मार्केट में आने के लिए किसी भी फर्म्स को क्या अट्रैक्ट करता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट. यानी वो लॉस में भी नहीं जा रहे और अच्छा खासा कंटिन्यूअस प्रॉफिट कमा रहे हैं. वो चीज उन्हें अट्रैक्ट करती है मार्केट में आने के लिए. इवन व्हेन द फर्म सफर लॉसेस दे आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. अब अगर वो फर्म टिक नहीं पाया, लॉस होना शुरू हो गया, तो वही फर्म जो है वो वापस फ्री एग्जिट कर लेगा, वो अपने आप ही चला जाएगा. सो फ्री एंट्री और एग्जिट किसी भी फर्म की यहाँ क्या होगी? शॉर्ट टर्म पीरियड में. लॉन्ग टर्म में जो टिक गया उसके प्रोडक्ट्स को कोई नहीं हिला सकता, राइट, वो चल ही रहा है. बट शॉर्ट टर्म में ऐसे नए नए फर्म्स आते रहते हैं, अपना लक ट्राई करते हैं, किसी का चल गया तो चल गया, अदरवाइज दे टेक अ फ्री exit. Okay, chalo next. This means that the firms enter freely by attraction of normal profit and exit freely when they suffer losses. तो इसका मतलब है कि फर्म्स जब चाहे तब इसमें आ सकती है मार्केट में. किससे अट्रैक्ट होते हुए? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होते हुए वो आती है, और वो एग्जिट भी ले लेती है अगर वो लॉस देखती है तो. When there is normal profit, जब normal profit हो, the free entry and exit of the firm decrease and stops. अगर normally profit कमा रहे हैं, right, अब you think कि एक मार्केट में already 10 सेलर्स हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कमा क्या रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है यार, 1-2 रुपए मिल रहा है, तो उस नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नई फर्म नहीं घुसेगी, राइट, वो एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि ऑलरेडी ये लोग नॉर्मल प्रॉफिट में जा रहे हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स अ न्यू फर्म,
तो वो क्या करेगी, कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करेगी वेयर द मार्केट अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। गेटिंग? तो जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो जो एंट्री और एग्जिट होती है फर्म की वो डिक्रीज हो जाती है और स्टॉप हो जाती है, बिकॉज नो बडी इंटरेस्टेड इन जैसे नए फर्म्स है वो कभी भी दे डोंट वांट टू एंटर और एग्जिट। ऑब्वियसली जो टिके है वो टिके है और जो चल रहा है वैसा चल रहा है। द फर्म्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द नॉर्मल प्रॉफिट, कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होते हुए नहीं आएगी। सो द फर्म्स डू नॉट एंटर इन द मार्केट, तो इस वजह से फर्म्स एंटर ही नहीं करती मार्केट में। Similarly, the firms in the market do not exit as they are not suffering loss। और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं वो लॉस में तो नहीं है, कुछ तो प्रॉफिट ले ही रहे हैं, नॉर्मल तो नॉर्मल, बट दे आर अर्निंग समथिंग। तो क्योंकि वो लॉस में नहीं जा रहे इसलिए वो एग्जिट भी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही टिके रहेंगे। ओके, वो इसमें ही एंजॉय कर रहे हैं। ओके, इतने में ही। नेक्स्ट कम्स सेलिंग कॉस्ट। The expenses done for selling the product are called selling cost। जितना भी खर्च हम करते हैं राइट सेलिंग में, the expenses done for selling the product, हम एक प्रोडक्ट को बेचने में जो खर्चा करते हैं उसे हम कहेंगे सेलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं या अभी तो कितना कुछ होता है राइट, तो वो होगा कि हमारा सेलिंग, प्रोडक्ट को सेल करने का खर्चा। तो सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, सेलिंग कॉस्ट में क्या होता है, अब आप प्रोडक्ट ऐसे ही किसी को नहीं दोगे, आपको उसको पैकिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव लुक देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा राइट। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है हम given to wholesale and retail traders, showrooms expenses, a specific amount of expanded for sales, prices, gifts, and the most important being the advertisement cost। In short, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप जो खर्चा करते हो राइट जैसे पैकेजिंग का हमने देख लिया, फिर उस प्रोडक्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है दूसरे प्रोडक्ट्स के हिसाब से, सेल्स टैक्स तो हमें देना है, ट्रांसपोर्टेशन हमें देखना है राइट। फिर होलसेल, अगर आप एक शॉप बना रहे हो तो होलसेलर्स के लिए भी वो खर्चा तो होगा, एक उसे अट्रैक्टिव शोरूम खड़ा करना पड़ेगा, एसी, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या मेंटेनेंस देना पड़ता है, तब जाके लोग आते हैं राइट, अट्रैक्ट होके आते हैं आपके शोरूम से, आपके दुकान से। अगर वो अट्रैक्टेड है तो पब्लिक आएगी। गेटिंग? सो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं सो दैट कि आपका सेल एक्सपांड हो, प्राइजेस दे, उस हिसाब से आपको गिफ्ट्स भी बहुत बार रखनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो ये सारा खर्चा होता है फॉर सेल्स, ठीक है, दैट इज वी कॉल सेलिंग कॉस्ट। The selling cost does not include the production expense। प्रोडक्शन एक्सपेंस में क्या है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन एक्सपेंस जो भी खर्चा हुआ प्रोडक्शन का वो प्रोडक्शन वाले देखेंगे, प्रोड्यूसर देखेगा। सेल वाला अपना प्रोडक्ट कैसे उसे बेचना है, कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे कस्टमर्स अट्रैक्ट होके उसी शोरूम या उसी के पास आए, ये उसका काम है। ही जस्ट वॉन्ट के उसका सेल्स बढ़ना चाहिए एनी हाउ। ओके, तो वो जो खर्चा करेगा वही उसका सेलिंग कॉस्ट होगा। नो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन सेलिंग कॉस्ट। The selling cost is a typical characteristics of monopolistic market। ये एक typical characteristic है monopolistic market का। There is not seen in monopoly or perfect competition। यहाँ पे कोई monopoly या perfect competition का कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे जो है वो आप सेल करने के लिए जो खर्चा कर रहे हो वो। In this monopolistic competitive market, the seller try to attract the consumer through the selling expenses। अब प्रोडक्ट से ज्यादा राइट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो उस गिफ्ट को अट्रैक्टिवली रैप करके दोगे तो वो उसे ज्यादा पसंद आएगी। उसे गिफ्ट को वैसे ही उठा के एज यूजुअल जो प्रोडक्ट है वही उसे दे दोगे तो वो उसे कम पसंद आएगा। गेटिंग? तो दैट अट्रैक्टिव रैपिंग अट्रैक्ट्स कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो सेलिंग बढ़ाने के लिए वो लोग एक अट्रैक्टिव रैपिंग करते हैं, यानी एक अच्छा सा शोरूम बनाएंगे, अट्रैक्टिव सा बड़ा सा शोरूम होगा,
गेटिंग, आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस शायद उसमें भी वो करते हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेच रहे हो, हाउस होल्ड गुड्स बेच रहे हो, एसी फ्रिज ऐसा कुछ, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वो खुद उठा लेते हैं. सो इट मीन्स कि एनी हाउ वो सेलर्स को बायर्स को, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं थ्रू सेलिंग एक्सपेंसेस. उन्होंने जो खर्चा किया है ये सेल को निकालने के लिए, सेल करने के लिए, उसके खर्चे से वो कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो प्रोडक्ट डिफरेंस इन द मार्केट गिव्स अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट, राइट. तो ये जो प्रोडक्ट का जो छोटा छोटा माइनर डिफरेंसेस हमने देखा, यही उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बन जाती है. सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग कॉस्ट, राइट. तो ऑब्वियस है कि सेलिंग कॉस्ट की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे मोबाइल फोन, शॉप्स एक्सेट्रा हैव डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स. ओके, so we ends our lecture here. We have read about monopoly, its characteristics, and monopolistic and its characteristics. Okay, hope you understood it well up till. Take care all of you. Bye bye, see ya.